नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीआई क्लासेस में। सर्वप्रथम आप सभी को गांधी जयंती व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी बहुत कुछ जानते होंगे। आज मैं गांधी जी की एक बात के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपने लेक्चर में बढ़ूंगा आगे। जैसा कि इसका आपको सब्जेक्ट दिखाए कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में बढ़ता संकट तथा भारत के हित। एक एक करके बहुत कुछ समझना है, आपको बहुत कुछ जानना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं। गांधी जी की एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहली स्टेटमेंट जिसमें वो बात करते हैं साधन और साध्य की पवित्रता। साधन और साध्य की पवित्रता यानी कि एंड एंड मीन्स दोनों ही प्योर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि मेरा और आप सबका मेन मोटो है कि हम एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आए, एग्जाम में बहुत अच्छे से चीजें परफॉर्म करें, एग्जाम में टॉप करें। अब हमारे पास इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। हमारा साध्य क्या है? मैंने क्या बोला? एग्जाम में टॉप करना। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिविल सर्विस में टॉप करना। अगर आप 12th में हैं तो 12th में टॉप करना। इंजीनियरिंग में हैं तो इंजीनियरिंग में टॉप करना। या फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबका मोटो क्या है? टॉप करना। तो साध्य क्या हो गया मेरा? टॉप करना। अब साधन क्या है मेरे पास? मेरे पास साधन दो तरीके से हो सकते हैं। एक, मैं गलत तरीके से अनरेलिवेंट साधनों का यूज करके उस एग्जाम में टॉप करने का काम करूं, और एक वो तरीका हो सकता है जिसमें मैं रेलिवेंट तरीके से पढ़ के मेहनत करके और उस एग्जाम में टॉप करने का काम करूं। तो गांधी कहते हैं कि अगर आपके साधन और साध्य दोनों पवित्र हैं तो उसकी बहुत अच्छी बात है, उसका बहुत अपने आप में जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि आपका साध्य कुछ भी हो सकता है लेकिन उसके लिए आप गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गांधी का कहना था कि हमारा साध्य, उस समय का साध्य क्या था? देश की स्वतंत्रता। लेकिन उसके लिए हम हिंसा नहीं करेंगे, वॉयलेंस नहीं करेंगे, मारकाट नहीं करेंगे, किसी के हितों को प्रभावित नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा? जब हमारे साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होंगे तो चीजें बहुत अच्छी होंगी, चीजें हमेशा अच्छे से काम करेंगी। दूसरा उनका स्टेटमेंट था सर्वोदय का। सर्वोदय आप जानते हैं, सबका उदय, यानी कि एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जिसमें सबके उदय की बात की जाती है। यानी कि उनका मानना था कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसको भी संसाधनों का लाभ मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि रियल में मेरे लिए आजादी का मतलब क्या होगा? जब अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने लिए रोटी कपड़ा जैसी मकान की सुविधाएं जुटा पाएगा, तब मैं कहूंगा कि मेरा देश रियल में आजाद हुआ है, मेरा देश रियल में स्वतंत्र हुआ है। ये स्टेटमेंट किसकी है? गांधी जी की। तभी मैं कहता हूं कि बहुत लोग मजाक मजाक में उनको कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मैं मेरी मोस्ट ऑफ क्लासेस में कहता हूं कि मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। एक ऐसा मजबूत व्यक्ति जिसने अपने सिद्धांतों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया। तो आप भी अपने जीवन में अपने सिद्धांतों के साथ समझौता ना करें, उनको मजबूती प्रदान करें। चलिए आज बात करते हैं अपने टॉपिक पर। इसी के साथ टॉपिक है मध्य पूर्व में संकट और भारत के हित। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार मध्य पूर्व में संकट बढ़ता जा रहा है। इजराइल, हमास के साथ हिजबुल्ला और हिजबुल्ला के साथ अभी ईरान। यानी कि इजराइल का युद्ध पहले हुआ हमास के साथ, फिर हमास के चीफ इस्लाम हानिया को उन्होंने मारा। उसके बाद फिर अगला हमास के साथ हिजबुल्ला सपोर्ट में आया और हिजबुल्ला के चीफ हाल में ही नसरुल्लाह को भी उन्होंने मार दिया। और हाल में ही क्या हुआ है? अब हाल में ही ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर, जिसके कारण ये संकट बढ़ता जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत पेचीदा इस पूरी कहानी है ये। कुछ दिन पहले ये भी न्यूज आई थी कि जो पूर्व ईरान के राष्ट्रपति की प्लेन क्रैश होकर उनकी डेथ हो गई थी, उस डेथ में भी एक नाम इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का भी आया था कि उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें किया था जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ और उनकी जान चली गई। चलिए ये तो बात हो गई। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि आखिर इजराइल और हमास के बीच में हुआ युद्ध धीरे धीरे देशों के बीच में क्यों बढ़ता जा रहा है? तो इसका आंसर आप पाओगे, इसका आंसर है क्या? ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस।
अब आपको समझना चाहिए सर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है क्या। तो देखिए हुआ क्या था, 1980 के दशक में ईरान ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, मिडिल ईस्ट में अपने आप को संतुलन बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत स्थिति में रखने के लिए ईरान के द्वारा कई सारे संगठनों का समर्थन किया गया, या ईरान की मदद से कई सारे संगठन बने, जैसे फिलिस्तीन यानी कि पैलेस्टाइन में हमास, आपका लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौती ग्रुप, हौती समूह, और सीरिया और इराक में भी ऐसे ही संगठन देखने को मिले, जिसमें एक नाम ISIS का भी आता है, जिनको ईरान का समर्थन शामिल था। ये जो अनौपचारिक संगठन बने, इन्हीं अनौपचारिक संगठन को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये सभी संगठन शिया समर्थित, आप जानते हैं इस्लाम में दो धारणाएं हैं, एक शिया और एक सुन्नी। मिडिल ईस्ट में सुन्नी धारणा का समर्थन सऊदी अरब और उसके समूह करते हैं, तो वहीं शिया धारणा का समर्थन ईरान और उसके समूह करते हैं। तो इन्हीं सुन्नी समर्थित संगठनों के समूह को, अनौपचारिक समूह को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ये बात दिमाग में रखिएगा, और यही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से ये युद्ध लगातार फैलता जा रहा है। आपको पता है कि हमास के चीफ को मारा गया, हिजबुल्लाह के चीफ को मारा गया, तो कहीं ना कहीं इससे ईरान की साख पर क्वेश्चन मार्क लग रहा था कि ईरान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाल में ही ईरान ने भी इस पर पलटवार किया है, ईरान ने भी जवाब दिया है, और उसने 180 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं, जिसकी वजह से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो है शक्ति संतुलन को स्थापित करना। आप जानते हो कि इजराइल एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अब आपको एक और बात समझनी है, इजराइल ने कभी खुले तौर पर यह नहीं कहा है कि वो न्यूक्लियर पावर कंट्री है, लेकिन कई सूत्र, इवन कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इजराइल के पास परमाणु बम हैं, परमाणु हथियार हैं, वो आसानी से परमाणु हथियार उसमें बना रखे हैं। तो इसी कड़ी में ईरान भी अपने यहां पर परमाणु हथियार बनाना चाहता है, और उसने कई बार ये कोशिश भी की है, लेकिन इस कोशिश को हर बार कभी मोसाद के द्वारा, तो कभी अमेरिका के द्वारा, तो कभी इजराइल के संगठित जो समूह हैं उनके द्वारा इस कोशिश को असफल कर दिया जाता है। कभी उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ब्लास्ट कर दिया जाता है, तो कभी उसको साइंटिस्ट को पकड़ के मार दिया जाता है। इस टाइप से चीजें देखने को मिल रही हैं। ईरान क्यों चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन हो? अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे तो क्या होगा, इजराइल और ईरान की पावर बराबर हो जाएगी, और इस सिचुएशन को बोलते हैं शक्ति संतुलन। जब दोनों के पास शक्ति संतुलन की सिचुएशन हो जाती है ना, तो एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध का खतरा लेना नहीं चाहता। ऐसा ही ईरान चाहता है, जिससे कि वो इजराइल से निपट सके, लेकिन इजराइल हर बार उनकी कोशिश को असफल कर देता है, विफल कर देता है। ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब ये युद्ध जो मैंने बताया अभी हमास से शुरू हुआ, फिर हिजबुल्लाह के बाद होते होते ईरान तक आ चुका है। अब ईरान ने जो 180 मिसाइलें दागी हैं, उसका पलटवार इजराइल करेगा। अगर इजराइल ने पलटवार किया तो ये युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, जिसमें अन्य देश भी चपेटे में आने लग जाएंगे। कैसे? जब 180 मिसाइलें किसने, ईरान ने इजराइल के ऊपर दागी, तो अमेरिका ने अपने जो सेना फोर्सेस हैं उनको कहा कि आप लोग इजराइल की मदद करिए, और ये जो मिसाइलें हैं इनको इंटरसेप्ट करिए और बीच में ब्लास्ट कर दिए, जिससे कि इजराइल में कम से कम नुकसान हो। और ऐसा उन्होंने किया। कई सारी मिसाइलें अमेरिका के जो जंगी जहाज इस रीजन में हैं उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया और उनको ब्लास्ट कर दिया। यानी कि खुले तौर पर अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है। वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका एक इंपॉर्टेंट एक्टर बना रहे। तो वहीं दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्लाह, ईरान का समर्थन चीन और किसके द्वारा मिल रहा है? चीन और रसिया के द्वारा मिल रहा है। अब आप सोचिए, ये दो छोटे एक्टर की लड़ाई में दो सुपर पावर भी आ रहे हैं। अमेरिका और रसिया जैसे पावर्स भी अब इन्वॉल्वमेंट होते जा रहे हैं। अब अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो चीजें बहुत ज्यादा खराब होने वाली हैं, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र में ना सिर्फ संकट बढ़ेगा, जबकि इसका असर पूरे वर्ल्ड पर देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। अब ये तो हो गई बात इस पूरे संघर्ष की, और आपको एक बात और मैं बता देता हूं, ये मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। जब से अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के दम पर इस्लामिक देशों के बीच में एक यहूदी देश बनाया है 1948 के बाद से ही इस क्षेत्र में लगातार संघर्ष, लगातार युद्ध, लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। चाहे वो 1973 का अरब इजराइल वॉर हो, चाहे वो हमास संघर्ष हो, चाहे वो ईरान का संघर्ष हो, चाहे इजराइल का बाकी देशों के साथ 7 डेज वॉर हो, ये आए दिन ये घटनाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार अगर माना जाना चाहिए तो ब्रिटेन की नीतियों को, ब्रिटेन की औपनिवेशिकवादी नीतियों को, जो कि आज भी असर कर रही है। और उन्होंने ऐसा हर जगह किया है।
चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, ये उन्होंने हर जगह किया है, जो कि कहीं ना कहीं मुद्दा है। अब मैं यहीं पर डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर ये वॉर और ज्यादा एक्सीलेट होता है, अगर ये वॉर रियल में बढ़ता है, तो इसका असर भारत पर क्या देखने को मिलेगा, मैं और आप ये डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ओवरऑल हमें हमारी विदेश नीति के बारे में ही समझना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो लिखने को आएगा वो यही आएगा। तो सबसे पहले क्या असर पड़ेगा, अरब इजराइल, अगर ये वॉर बढ़ता है, अरब कंट्रीज एक तरफ आती है, इजराइल एक तरफ आती है, तो इसका कच्चे तेल की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। देखो, कहने को हम इजराइल और ईरान से ज्यादा तेल नहीं खरीदते हैं, कच्चा तेल नहीं खरीदते हैं, लेकिन चाइना ईरान से कच्चा तेल खरीदता है। और अगर ऐसे में ईरान से ऑयल की सप्लाई कम होती है या बंद होती है, तो बाकी देशों को की तरफ भागेंगे, रसिया की तरफ भागेंगे, इराक की तरफ भागेंगे। तो क्या होगा इससे कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हो जाएगी, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग 90% से ज्यादा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर के देशों से आयात करते हैं। ये पहली प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम, वस्तुओं, सेवाओं, हथियारों के लेन देन की आवाजाही पर असर पड़ेगा। भारत बड़ी मात्रा में वस्तुएं निर्यात करता है, बड़ी मात्रा में बाहर से आयात करता है, साथ ही इजराइल से बड़ी मात्रा में हथियार लेता है, और ऐसे में इस युद्ध के कारण इस आवाजाही पर बहुत ज्यादा असर होगा, जिससे भारत के हित प्रभावित होंगे। तीसरा, तेल की कीमतों के बढ़ने के कारण भारत में महंगाई बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, तो इससे भारत में महंगाई बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कॉमन मैन का जेब प्रभावित होने लगेगी, कॉमन मैन की सेविंग्स प्रभावित होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑयल के बढ़ने से, ऑयल के प्राइस बढ़ने से ऑयल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी महंगी होंगी, और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी महंगी होंगी तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें महंगा होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि हजारों की संख्या में भारतीय लोग इन मिडिल ईस्ट के देशों में रहते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो आपका इराक ईरान हो, चाहे वो आपका यूएई हो, चाहे वो आपका इजराइल और पूरा रीजन हो। इस रीजन में बड़ी मात्रा में भारतीय लोग रहते हैं। तो ऐसे में अगर ये युद्ध बढ़ता है, तो इससे ना सिर्फ भारतीय नागरिकों पर, जबकि उनके द्वारा भेजे जाने वाली रेमिटेंस, उनके द्वारा जो भेजे जाने वाला प्रेषण है, उस पर भी नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तीसरा, फ्लाई जोन के बंद होने की संभावना। अगर इस पूरे क्षेत्र में फ्लाई जोन बंद होगा, तो भी संभावना, एरोप्लेन की आवाजाही नहीं हो पाएगी, चीजें खराब होंगी। तो ये भी एक बड़ी संभावना है। यानी कि ओवरऑल 4500 किलोमीटर हो रहे युद्ध का असर सीधा सीधा भारत पर देखने को मिलेगा, भारत की जनता पर देखने को मिलेगा, भारत की जनता की जेब पर देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है इस बारे में। अब इस संघर्ष में, ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह संघर्ष में भारत का पक्ष क्या है? देखिए, भारत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है। हम लोग जियो और जीने दो के सिद्धांत पर काम करते हैं। हम गौतम बुद्धा के सिद्धांत पर काम करते हैं, जहां पर अपदीपो भव की बात होती है, जहां पर मध्यम मार्ग निकालने की बात होती है। तो भारत भी इस बात का समर्थन करता है। भारत ने, जहां, ध्यान से सुनिएगा, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, तो भारत ने इसकी कड़ी आलोचना की कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही भारत, याद रखिएगा, फिलिस्तीन और इजराइल को स्वतंत्र देश देखना चाहता है। यानी कि भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करता है, जिसमें एक राष्ट्र, यहूदियों का राष्ट्र इजराइल होगा, और एक राष्ट्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र क्या होगा, फिलिस्तीन होगा, यानी कि पैलेस्टाइन होगा। ये चीजें देखने को मिलेगी, ये आपको याद रखना है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि भारत की विदेश नीति एक संतुलन की स्थिति है। साथ ही भारत ने, आपको पता होना चाहिए कि जब हमास ने रॉकेट दागे, उसके बाद इजराइल ने रिटेलिएट किया, तो बड़ी मात्रा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिले थे गाजा और उस वाले रीजन में। भारत ने सैन्य मदद भेजी, भारत ने खाद्य मदद भेजी, भारत ने बड़ी मात्रा में संसाधन भेजे, दवाइयां भेजी, जिससे कि इस पूरे क्षेत्र को अच्छे से मैनेज किया जा सके, टैकल डाउन किया जा सके। लेकिन पिछली कुछ घटनाएं ये दिखा रही हैं कि ये युद्ध अभी तो रुकने वाला नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर तब तक इस युद्ध को रोक करते रहेंगे जब तक ये आतंकी ताकतें, जब तक ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की ताकतें अपने आप को सीमित ना कर लें और ये प्रॉमिस ना करें कि आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। या तो हम इनको खत्म कर देंगे या फिर कुछ और समाधान निकालने के काम करेंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं रोकेंगे। अब आप इससे देखिए कि क्या इसकी स्थिति और ज्यादा खराब नहीं होगी? क्या यहाँ पर और ज्यादा तनाव देखने की संभावना नहीं मिलेगी? क्या यहाँ पर और ज्यादा संघर्ष की संभावना नहीं मिलेगी? ये चीज आपको देखनी है। इसके अलावा भारत में एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिली है। नसरुल्लाह की डेथ के बाद, ध्यान से सुनिएगा, नसरुल्लाह कौन है बताइए जरा। मैंने अभी बताया हिजबुल्लाह के चीफ, हिजबुल्लाह के आप कह सकते हो चेयरमैन या हेड। इनकी डेथ के बाद भारत में भी कई जगह
इजराइल के विरोध में नारेबाजी की गई है और हिजबुल्लाह को समर्थन दिया गया है। जम्मू कश्मीर में ऐसी नारेबाजी की गई। दिल्ली में एक बैठक हाल में ही वीडियो एक लीक हुआ है जिसमें ये कहा आलोचना की गई कि इजराइल हाय हाय, इजराइल हाय हाय, इस तरह से चीजें देखने को मिली हैं। इसके अलावा देश के और अलग अलग हिस्सों में इस्लामिक समूहों ने ये अपना सॉलिडरिटी, अपना समर्थन दिखाया है। किसके साथ? तो आंसर है हिजबुल्लाह के साथ। ये चीजें भी कहीं ना कहीं भारत के हितों को प्रभावित करती है, क्योंकि भारत की विदेश नीति का पक्ष संतुलन वाली विदेश नीति का है, जहां हम दोनों पक्षों के समर्थन की बात कर रहे हैं, जहां हम इजराइल को द्विराष्ट्र सिद्धांत और फिलिस्तीन को द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर हम ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत को एक अच्छी बैलेंस्ड विदेश नीति को बनाने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। और एक और बात मैं बता देता हूं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है आने वाले आपके एग्जाम्स में, खास करके सिविल सर्विस के एग्जाम, आपका स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बहुत ज्यादा। मैं इसका क्वेश्चन भी आपको एक दो बता देता हूँ। 2018 में जिस साल मैंने एग्जाम दिया था, ये प्रीलिम्स और मेंस जब दिया था, तो उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि कभी कभी खबरों में रहने वाला द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किससे है? तो उसमें एक ऑप्शन इजराइल भी था, इजराइल और फिलिस्तीन से है। इसके अलावा कई बार एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और इजराइल के संबंध उस मोड़ पर आ गए जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक यहां से भी बन सकता है कि लगातार मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट के कारण भारत के हित किस प्रकार इससे प्रभावित होंगे, विवेचना करिए। या फिर पूछ सकता है कि भारत की मान के चलो विदेश नीति के निर्माण में होने वाले इस तरह के संकट से किस प्रकार की चुनौतियां आएंगी और भारत को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस करिएगा, अच्छे से इस टॉपिक पर काम करिएगा, जिससे कि इस टॉपिक पर अच्छी पकड़ आपकी हो सके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे कि चीजें आगे बढ़ाई जा सके। मैंने बार बार आपसे बोला है, जैसे ही मेरा स्टूडियो रेडी हो जाएगा आप देखिएगा, मैं क्लासेस लेके आया करूंगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी, बिल्कुल रेलिवेंट होंगी, जो सीधा सीधा आपके एग्जाम को हिट करेंगी। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलता हूं ऐसी क्लासेस में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब मिलते हैं ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।